गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने हिंदी व्याकरण के रिवीजन को देखा। उस पे हमने 6 प्रश्नों को सुलझाया, मतलब हमने 6 प्रश्नों का रिवीजन किया है। आज हम उसके आगे का रिवीजन देखने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, व्याकरण में हमारे कुल 11 प्रश्न हैं। इसमें हमने पहला प्रश्न विराम चिन्ह लगाइए, दूसरा प्रश्न रचना के आधार पर वाक्य भेद, तीसरा प्रश्न अर्थ के आधार पर वाक्य भेद, चौथा प्रश्न मुहावरों का अर्थ बताकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए, पांचवा प्रश्न उपसर्ग और प्रत्यय शब्द अलग करके लिखिए, छठवां प्रश्न उद्देश्य और विधेय अलग करके लिखिए। तो यह 6 प्रश्न हमने लास्ट रिवीजन में देखे हैं। अब हम इसके आगे के जो प्रश्न हैं, जैसे कि काल परिवर्तन, कारक चिन्ह पहचान कर उसका भेद लिखिए, अव्यय पहचान कर उसका भेद लिखिए, अशुद्ध वाक्य शुद्ध कीजिए और सहायक क्रिया ढूंढकर लिखिए। यह 7वां, 8वां, 9वां, 10वां और 11वां यह प्रश्नों का रिवीजन अभी हम करेंगे। अब हम हमारे रिवीजन को शुरुआत करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको यह रिवीजन आपके नोटबुक में नहीं लिखना है। मैं आपको इस रिवीजन के बाद आपके व्हाट्सएप पर यह नोट्स सेंड करूँगी। तो अभी आपको इस रिवीजन को आपके नोटबुक में फ़िलहाल नहीं लिखना है। तो हमारा 7वां प्रश्न है काल परिवर्तन कीजिए। इसमें 3 उदाहरण मैंने आपको बताए हैं। पहला है मैं हैरान होकर सोच रहा हूँगा। अब यह काल परिवर्तन के हमारे मुख्य 3 प्रकार हैं: वर्तमान काल, भविष्य काल, भूतकाल। इसमें इस 3 मुख्य प्रकार के भी उप प्रकार हैं। जैसे कि वर्तमान काल के और 3 प्रकार हैं: सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और पूर्ण वर्तमान काल। भूतकाल के भी 3 उप प्रकार हैं, जैसे कि सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल और पूर्ण भूतकाल। भविष्यकाल के भी 3 प्रकार हैं: सामान्य भविष्यकाल, अपूर्ण भविष्यकाल और पूर्ण भविष्यकाल। तो इन कालों में से मैंने कुछ उदाहरण आपके सामने अभी रखे हैं। इसमें पहला उदाहरण है मैं हैरान होकर सोच रहा हूँगा। इस वाक्य का हमें पूर्ण भविष्यकाल करना है। आपको कोष्टक में सूचना दी गई है कि उसका पूर्ण भविष्यकाल करना है। तो यह सेंटेंस अभी हम पूर्ण भविष्यकाल में किस तरह से करेंगे? मैंने हैरान होकर सोचा होगा। मतलब, या हम ऐसे भी इसे लिख सकते हैं कि मैं हैरान होकर सोच चुका होगा। तो इस तरह का हमारा उत्तर यहाँ पर आएगा। दूसरा वाक्य है एक मंच पर लकड़हारा सोया है। अब इस वाक्य का हमें सामान्य भूतकाल करना है। हमारे कोष्टक में हमें सूचना दी है कि इस वाक्य का हमें सामान्य भूतकाल करना है। और आपको मैंने बताया था कि सामान्य भूतकाल में हमें था, थी, थे यह अक्षर नहीं लिखना है। तो इस मंच पर लकड़हारा सोया है, इसका सामान्य भूतकाल हम किस तरह से करेंगे? मंच पर लकड़हारा सोया। तीसरा वाक्य है मैं हैरान होकर सोचता हूँ। अब इस वाक्य का हमें अपूर्ण वर्तमान काल करना है। अपूर्ण वर्तमान काल में हमें रहा, रही, रहे इस तरह के शब्दों का उपयोग करना होता है। तो मैं हैरान होकर सोचता हूँ, इस वाक्य का अपूर्ण वर्तमान काल अभी हम करेंगे मैं हैरान होकर सोच रहा हूँ। 8वां प्रश्न हम देखेंगे कारक चिन्ह पहचान कर उसका भेद लिखिए। अब कारक के हमने 8 भेद मतलब 8 प्रकार पढ़े हैं। उसमें से 3 उदाहरण मैंने आपके सामने रखे हैं। तो हमें कारक चिन्ह मतलब इस वाक्य में जो कारक शब्द, इसे हम कारक चिन्ह कहते हैं। यह जो कारक चिन्ह आया है उसे हमें बाहर निकालना है और उसका भेद मतलब उसका प्रकार भी हमें लिखना है। तो पहला उदाहरण है नदी गांव के लिए वरदान है। अब इसमें कारक चिन्ह क्या है? के लिए। तो यह कारक चिन्ह हमने उत्तर में लिखा है के लिए और उसका
भेद मतलब उसका प्रकार होता है संप्रदान कारक। दूसरा उदाहरण है मलय पर्वत से आती शीतल हवा हमें तरोताज़ा करती है। अब इस वाक्य में हमारा कारक चिन्ह है से, तो से यह हमारा होता है अपादान कारक। तो बच्चों, मैंने आपको बताया था कि कारक में से और दूसरा से, यह दो से जो है, एक से या दो से जो है वह एक अपादान कारक होता है और एक करण कारक होता है। तो करण कारक मतलब के द्वारा, मतलब किसी साधन का, किसी वस्तु का उपयोग हम उसमें करते हैं तब हम करण कारक लिखते हैं। लेकिन अभी यह जो वाक्य है इसमें किसी भी साधन का, किसी भी वस्तु का उपयोग नहीं किया है, तो यह से हमारा होता है अपादान कारक। तीसरा वाक्य है पेड़ को हरा सोना कहा जाता है। अब इसमें इस वाक्य में को यह हमारा कारक चिन्ह है, तो इसे हमने उत्तर में लिखा है को, और इसका भेद हम लिखेंगे कर्म कारक। 9वां प्रश्न है अव्यय पहचान कर उसका भेद लिखिए। अब इस अव्यय के भी 4 प्रकार हमने पढ़े हैं। क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध सूचक अव्यय या संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। यह 4 अव्यय के भेद हमने पढ़े हैं। इसमें से 3 अव्यय के भेद, अव्यय के 3 उदाहरण मैंने आपके सामने रखे हैं। पहला उदाहरण है मेरे पास अपने निर्दोष होने का प्रमाण है। अब मेरे पास, तो के पास, के लिए, तो के नीचे, के ऊपर, तो यह पास, यह शब्द हमारा संबंध सूचक अव्यय होता है। दूसरा उदाहरण है मैं और मेरी सहेली बाग में टहलने गए। अब समुच्चय बोधक अव्यय जब दो वाक्य या दो शब्दों को जिस शब्द से जोड़ा जाता है उसे हम समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। अब यहाँ पर 2 वाक्य नहीं है, लेकिन 2 शब्दों को एक और इस शब्द से जोड़ा है, जैसे कि मैं और मेरी सहेली, इन्हें और इस शब्द से जोड़ा गया है, इसलिए और यह हमारा अव्यय है और इस अव्यय का प्रकार है समुच्चय बोधक अव्यय। तीसरा उदाहरण है चोट लगने के कारण सीमा धीरे धीरे चल रही थी। अब यहाँ पर हमारा अव्यय शब्द है धीरे धीरे, क्योंकि चोट लगने के कारण सीमा वहाँ पर चलने की क्रिया हो रही है, तो इसलिए धीरे धीरे यह हमारा अव्यय है और इसका प्रकार होता है क्रिया विशेषण अव्यय। अब हमारा 10वां प्रश्न है अशुद्ध वाक्य शुद्ध करके लिखिए। अब अशुद्ध मतलब यहाँ पर रॉन्ग सेंटेंस आएगा। इस सेंटेंस में आपको रॉन्ग वर्ड दिए जाएंगे, इसे हमें करेक्ट करके यह वाक्य फिर से लिखना है। जैसे कि अशुद्ध वाक्य है वह हमें शुद्ध करके लिखना है। पहला वाक्य है आखिर यह इतना बेहया क्यों है। अब देखो आखिर यह इतना, देखो इतना यह शब्द हमारे प्रश्न में किस तरह से दिया है, यह अशुद्ध शब्द है। हम इतना यह शब्द इस तरह से नहीं लिखते। उसके बाद है बेहया क्यों है। अब है के ऊपर जो बिंदी है, यह बिंदी हम कब लगाते हैं, जब बहुवचन होता है तब हम यह बिंदी लगाते हैं, या किसी को रिस्पेक्ट हम देते हैं, आप, इस तरह के शब्द हम वाक्य में लेते हैं तब हम है के ऊपर बिंदी लगाते हैं। तो यहाँ पर फिलहाल आखिर यह इतना, मतलब यह एक ही वचन यहाँ पर आया है, तो यहाँ पर है के ऊपर बिंदी नहीं आएगी। तो हम उत्तर में लिखेंगे आखिर यह इतना बेहया क्यों है, और है के ऊपर की बिंदी हम यहाँ पर निकाल देंगे। तो इस वाक्य में हमने इतना और है इस अशुद्ध शब्दों को शुद्ध किया है, इसलिए इन शब्दों के नीचे हमें अंडरलाइन करनी है। दूसरा वाक्य है तुमने मेरे लिए बहुत कष्ट उठाया। अब तुमने मेरे लिए बहुत कष्ट, अब कष्ट यह शब्द देखिए किस तरह से लिखा है हमारे प्रश्न में, यह अशुद्ध शब्द है, हम इस तरह से कष्ट शब्द नहीं लिखते। उसके बाद है उठाया।
अब यहाँ पर तुमने मेरे लिए बहुत कष्ट उठाया, बहुत यहाँ बहुवचन है तो यहाँ पर उठाया नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, तुमने मेरे लिए बहुत कष्ट उठाए। तो हम उत्तर में लिखेंगे तुमने मेरे लिए बहुत कष्ट उठाए। देखो कष्ट यह शब्द हमने किस तरह से लिखा है, कष्ट और उठाए, इन दोनों शब्दों, यह दो शब्द अशुद्ध है और इन शब्दों को हमने शुद्ध करके लिखा है, इसलिए वाक्य में हम इन दोनों शब्दों के नीचे अंडरलाइन करेंगे। तीसरा वाक्य है चांदनी रात की मज़ा जूहू पर ही है। अब चांदनी यह शब्द हम इस तरह से लिखते हैं नहीं, तो हम लिखेंगे चांदनी रात का मज़ा जूहू पर ही है। अब चांदनी मतलब इन चा के ऊपर आधा चंद्र आएगा और उसके अंदर एक बिंदी आएगी, तो और यह शब्द अशुद्ध हमने शुद्ध करके लिखा है, इसलिए इस शब्द के नीचे हमें अंडरलाइन करनी है। अब यहाँ पर व्याकरण रिवीजन में हमारा लास्ट 11वां प्रश्न है सहायक क्रिया पहचान कर लिखिए। अब यहाँ पर पहला उदाहरण है डॉक्टर साहब आ रहे हैं। अब इसमें इस वाक्य में सहायक क्रिया है रहे और हम ब्रैकेट में लिखेंगे रहना। दूसरा उदाहरण है स्वयं वह 2 से पहले ही उठ बैठी। अब इसमें सहायक क्रिया है बैठी और हमें ब्रैकेट में लिखना है बैठना। तीसरा उदाहरण है मैं उस पर्दे को हटा देना चाहता हूँ। इस वाक्य में सहायक क्रिया है चाहता और ब्रैकेट में हमें लिखना है चाहना। तो स्टूडेंट्स अभी जो रिवीजन हमने देखा है, तो आपको एग्ज़ाम में सिर्फ इनके उत्तर ही लिखना है। आपको इनके प्रश्न उत्तर में नहीं लिखने हैं, आंसर शीट में आपको सिर्फ उत्तर ही लिखने हैं। और जिस तरह से उत्तर की पैटर्न मैंने आपको रिवीजन में बताई है, इस तरह के ही उत्तर आपको आपके पेपर में लिखने हैं। तो स्टूडेंट्स मैं आपको एक बार फिर से यह बताना चाहती हूँ कि जो आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर में जो परिच्छेद पूछे जाते हैं, यह परिच्छेद के नीचे जो कृतियाँ पूछी जाती है, इन कृतियों के आपको सिर्फ उत्तर ही आपके आंसर शीट में लिखना है। यह परिच्छेद और जो प्रश्न है यह आपको आपके आंसर शीट में उत्तर पत्रिका में नहीं लिखने हैं, सिर्फ आपको उत्तर ही आपके उत्तर पत्रिका में लिखना है। और जो परिच्छेद के नीचे जो स्वमत आपको पूछा जाता है मीन्स सेल्फ रिस्पॉन्स, यह जो प्रश्न आता है 2 मार्क्स के लिए, इसका उत्तर आपको सिर्फ 3 या 4 लाइंस में ही इनके उत्तर आपको लिखने हैं।